नमस्कार। आज हम किसी साधारण कानूनी दस्तावेज की बात नहीं करेंगे। आज हम एक देश के बनने की महागाथा को समझेंगे। ये कहानी है भारत के संविधान के निर्माण की। तो एक नए राष्ट्र की नियति आखिर कैसे लिखी जाती है? जरा सोचिए, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो यही तो सबसे बड़ा सवाल था, एक विशाल चुनौती। एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं, अनगिनत धर्म, अलग अलग संस्कृतियां, इन सबको एक धागे में कैसे पिरोया जाए। और उस सवाल का जवाब लिखने में इतना समय लगा, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। सोचिए, लगभग 3 साल की कड़ी तपस्या, जिसमें दिन रात का कोई फर्क नहीं था। ये सिर्फ समय नहीं था, ये एक राष्ट्र के भविष्य के लिए किया गया पूरा समर्पण था। तो एक बात तो साफ है, ये जो दस्तावेज तैयार हुआ वो सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक जीता जागता प्रमाण है जो बताता है कि भारत क्या है और भविष्य में क्या बनना चाहता है। तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, आज़ादी के बाद का भारत चुनौतियों से घिरा हुआ था। उसे एक ऐसे मजबूत ढांचे की जरूरत थी जो इस जबरदस्त विविधता को एक साथ जोड़ सके। उस समय के जानकारों ने इस काम की मुश्किल को जानते हैं कैसे बयां किया। उन्होंने कहा, ये तो समुद्र की लहरों को अपनी मुट्ठी में कैद करने जैसा था। मतलब भारत जैसे विशाल और इतने जटिल देश के लिए नियम बनाना सच में एक नामुमकिन सा लगने वाला काम था। और इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन बनाने के लिए इतिहास के कुछ सबसे बड़े नायक एक साथ आए। इन्हें ही हम संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जानते हैं। वो लोग जिन्हें ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी दी गई थी। तो अब जरा उन लोगों और उस पूरी प्रक्रिया पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस विशाल काम को अंजाम दिया। ये जानना बहुत जरूरी है कि उन पर दबाव कितना ज्यादा था और उनका काम कितना बारीक और कितना गहरा था। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये एक गजब का विरोधाभास था। एक तरफ पूरा देश विभाजन और दंगों की आग में जल रहा था और दूसरी तरफ दिल्ली के एक शांत से हॉल के अंदर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और उनकी टीम पूरी खामोशी से भारत का भविष्य लिख रही थी। और इसमें सिर्फ समय ही नहीं लगा, पैसा भी लगा। उस जमाने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। और यह पैसा सिर्फ कागज या स्याही पर नहीं खर्च हुआ, नहीं, ये एक निवेश था उस सोच पर, उस बौद्धिक संपदा पर जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जन्म दिया। तो ये पूरा सफर कई पड़ावों से गुजरा। काम 1947 में शुरू हुआ, फिर 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया। और इसलिए तो हम इस दिन को संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। लेकिन इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। क्यों? ताकि पूर्ण स्वराज की उस ऐतिहासिक घोषणा का सम्मान किया जा सके। लेकिन कहानी यहां और भी दिलचस्प हो जाती है। भारत के निर्माताओं ने सिर्फ एक कानूनी ढांचा नहीं बनाया, नहीं, उन्होंने इस दस्तावेज में देश की आत्मा को उकेर दिया। अब हम एक ऐसे पहलू की ओर बढ़ेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, कि हमारा संविधान सिर्फ कानून नहीं बल्कि कला का एक बेजोड़ नमूना भी है। तो सवाल उठता है कि क्या इतना बड़ा, इतना जरूरी दस्तावेज बस किसी मशीन से छाप दिया गया? जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। भारत की आत्मा को मशीनों से नहीं, हाथों से उकेरा जाना था। और यहीं कहानी में एंट्री होती है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की, एक महान कैलीग्राफर मतलब सुलेखक। जब उनसे ये काम करने को कहा गया तो उन्होंने एक विनम्र सी लेकिन बहुत गहरी शर्त रखी और सरकार ने उसे खुशी खुशी मान भी लिया। जरा उनके धैर्य के बारे में सोचिए। पूरे 6 महीने तक उन्होंने अपनी कलम से एक एक करके 251 पन्नों को सुंदर इटालिक अक्षरों में लिखा। और शर्त यह थी कि अगर एक भी गलती हुई तो पूरा का पूरा पन्ना बदलना पड़ेगा। ये सिर्फ लिखाई नहीं थी, ये एक साधना थी। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लिखाई के बाद इन पन्नों को सजाने का काम किया शांति निकेतन के महान कलाकार नंदलाल बोस और उनकी टीम ने। उन्होंने क्या किया? उन्होंने संविधान के हर भाग को भारत के 5000 साल के इतिहास के एक चित्र से जोड़ा। जैसे जहां फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की बात है, वहां भगवान राम की अयोध्या वापसी का चित्र है, न्याय के शासन का प्रतीक। और जहां डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात है, वहां भगवान कृष्ण का गीता उपदेश है जो हमें कर्तव्य का पाठ पढ़ाता है। बुद्ध, महावीर, अकबर, शिवाजी, गांधी सब हैं उसमें। सच में ये कानून और कला का एक अद्भुत संगम था। चलिए अब संविधान के दार्शनिक दिल की ओर बढ़ते हैं कि आखिर इसके पीछे की सोच क्या थी, कैसे इसने दुनिया भर के विचारों को भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढाला।
अक्सर इसकी एक आलोचना सुनने को मिलती है। कुछ लोग इसे उधार का थैला कहते हैं। तो क्या ये सच था? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने इसका जवाब बड़े गर्व से दिया था। उन्होंने कहा था कि अच्छे विचारों को दुनिया में कहीं से भी लेने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और सच भी यही है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहीं से नकल नहीं की, बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे विचारों पर मंथन किया। उन्होंने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, क्योंकि हम उसके कामकाज से पहले से वाकिफ थे। अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स का आइडिया लिया, ताकि हर नागरिक की आज़ादी पक्की हो। और कनाडा से एक मजबूत केंद्र वाला फेडरल स्ट्रक्चर लिया, ताकि इतने बड़े और विविधता वाले देश को एक रखा जा सके। तो ये उधार का थैला नहीं, बल्कि दुनिया भर के ज्ञान से चुना हुआ एक समझदारी भरा गुलदस्ता था। और इस पूरी सोच का जो सार है, वो है हमारी प्रस्तावना में। वो शुरुआती शब्द हम भारत के लोग, ये शब्द साफ साफ बताते हैं कि इस देश में असली और सबसे बड़ी ताकत किसी राजा या सरकार के पास नहीं, बल्कि भारत के लोगों के पास है। तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं और ये देखते हैं कि वो जो मूल दस्तावेज है, उसे आज कैसे संभाल कर रखा गया है और उसकी असली विरासत आखिर है क्या। आज वो जो असली कॉपी है ना, वो संसद भवन की लाइब्रेरी में एक बहुत ही खास हाई टेक केस में रखी है। ये केस हीलियम गैस से भरा है। हीलियम एक इनर्ट गैस है, मतलब ये कागज या स्याही के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती। इससे ये पक्का हो जाता है कि वो खूबसूरत लिखाई और सोने की पत्तियां कभी फीकी न पड़े। तो एक तरह से विज्ञान हमारी कला और हमारे इतिहास की रक्षा कर रहा है। हाँ, और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि जहां अंग्रेजी वाला वर्जन प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था, वहीं इसका हिंदी वर्जन वसंत कृष्ण वैद्य जी ने अपनी खूबसूरत लिखावट से सजाया था। उनका योगदान भी उतना ही बड़ा और महत्वपूर्ण है। तो वो मूल दस्तावेज तो हीलियम के एक बक्से में पूरी तरह सुरक्षित है, पर एक सवाल है, संविधान असल में कहाँ सुरक्षित है? क्या सिर्फ उस बक्से में? नहीं, संविधान की असली सुरक्षा उस कांच के बक्से में नहीं, बल्कि भारत के लोगों के दिलों और दिमाग में है। उन लोगों में जो इसके मूल्यों को बनाए रखते हैं। जब तक हम सब न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के इन मूल्यों को जीते रहेंगे, तब तक भारत की आत्मा और हमारा लोकतंत्र हमेशा अमर रहेगा।